बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न का सभी उत्तर आपको सभी लोगों को देना है। चलिए बताइए कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ स्टूडेंट ना, सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और इसके बाद इतना प्रैक्टिस आपको हो जाएगा कि आप जाके बस टिक करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले इसका आंसर आप लोग दे दीजिए कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क को, कि काइजर विलियम प्रथम को, कि हिटलर को, कि मैक्सिनी को। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट मैं समय नहीं गवाऊंगा, तुरंत आंसर बताऊंगा, आप मैच करा लीजिएगा कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। तो ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैं ब्लैक पेन ले लूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। किसे? ऑटो वन बिस्मार्क को। तो पहला प्रश्न तो क्लियर कर लिया आपने बहुत ही अच्छे ढंग से, नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर पहले में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। ये भी आंसर आप तुरंत दे देंगे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। बहुत ही सिंपल, सुभाष चंद्र बोस ने, कि चंद्रशेखर आजाद ने, कि भगत सिंह ने, कि महात्मा गांधी। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और सभी का आंसर सही आना चाहिए स्टूडेंट कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो किसने? महात्मा गांधी। हमारे महात्मा गांधी सब लोग जानते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। चलिए बताइए कि कपास की खेती के लिए इन चारों में से कौन सी मृदा उपयुक्त है। काली मृदा, कि लाल मृदा, कि जलोढ़ मृदा, कि लेटराइट मृदा। बताइए कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए सही आंसर दीजिए। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं, और इसका आंसर आप लोग मैच करा लीजिएगा। तो कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त होती है वो काली मृदा होती है स्टूडेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए स्टूडेंट बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। दालें, मोटे अनाज, की ज्वार, तिल, की तिल। बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं। तो इनमें से जो फलीदार फसल है वो दाल, क्या है, दाल है फलीदार फसल इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न करा रहा हूं, सब क्लियर करते रहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी क्लियर हो गया। इसमें क्या बताने की बात है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल, बताइए रबी की फसल इनमें से कौन सा है। चावल, मोटे अनाज, की चना, काला चना, की कपास। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से कौन सी रबी फसल, तो रबी फसल इनमें से देखिए चना, काला चना। काला चना इनमें से क्या है, रबी की फसल है स्टूडेंट। ठीक है, काला चना। चलिए ये ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है वाले क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन क्लियर करके जाना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न पहला देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट कोडरमा किस राज्य में स्थित है या किस खनिज से संबंधित है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं किस प्रकार आप लिखेंगे। तो कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पे, झारखंड राज्य में स्थित है। यह अभ्रक से संबंधित है, मतलब यहाँ अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, अभ्रक से संबंधित है। ठीक है, कोडरमा झारखंड में स्थित है। सिंपल तरीके से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखने वाले हैं इसमें कि जिन खनिजों से धातु प्राप्त होते हैं, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती हैं, जिनमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है और तारों के रूप में खींचा जा सकता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज वही कहला सकते हैं जो कि धातु के रूप में प्राप्त होती हैं, जिनमें चमक होती है, उन्हें पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है और उन्हें तारों के रूप में क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। वो क्या होते हैं, खनिज। जैसे आपका लोहा हुआ, सोना हुआ, इन्हें क्या किया, किसी तरह तुल मरुड़ का बढ़ा के खींच के किसी न किसी तरह चादर के रूप में कोई ना कोई आभूषण बना सकते हैं इन चीजों से। ठीक है, तो यह चीज उसे क्या कहते हैं, धातु खनिज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाइएगा इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट।
देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर क्या आप लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। तो लिखेंगे उत्तर कि किसी देश में शासन करने की शक्ति का, किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। किसी देश में शासन करने की जो शक्ति होती है और समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में जो बंटवारा सत्ता की क्या कहलाती है, साझेदारी कहलाती है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, इसको तैयार करके जाना आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा ये बोल रहा है कि गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। तो देखिए स्टूडेंट हम उत्तर देने वाले हैं कि गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। देखिए एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों, देखिए दो तीन पार्टी अगर है, दोनों तीन पार्टी मिलकर एक अगर कोई सरकार बना रहा है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर चौथा है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर पांचवा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर पांचवा ये कह रहा है कि बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे आप कि वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, उसमें काम करने की क्षमता भी है किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। जाहिर सी बात है भाई, आप में काम करने की काबिलियत है, आप काम कर सकते हैं, फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, वही आपकी बेरोजगारी है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बयां कर दिया, आपको ये याद हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब तक हम लोग देख रहे थे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, और क्वेश्चन नंबर पहले से मुलाकात हो गई आपकी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि उन्हें उनके काम से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत के गांवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता। इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। इसी प्रकार शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसायों में भी पाई जाती है स्टूडेंट, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अगर कोई मिट्टी, अगर यहाँ पे मिट्टी हम खेत में खुदवा रहे हैं, अब 20 यहाँ पे मजदूर लगाए हैं, इसमें से 5 मजदूर में गायब भी कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है काम पे, ठीक है। वो काम होता ही रहेगा स्टूडेंट, समझ रहे हैं, ठीक है। और इनको कोई काम भी नहीं मिल सकता है क्योंकि बेरोजगार हैं लोग, ठीक है। तो यही चीज है प्रच्छन्न बेरोजगारी स्टूडेंट। अपने शब्दों से भी बयां करके इसको आप अपने दिमाग से सोचकर समझकर अपने आधार से भी इन चीजों को लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं आप एग्जाम में, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, आप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप तैयार करके ही जाइएगा। अब तो याद हो गया होगा, आपके दिमाग में इमेज बन गया होगा कि हाँ ये चीज क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, इसको भी हम लोग बारीकी से समझेंगे कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। भारत के आर्थिक विकास में जो परिवहन के साधनों का क्या महत्व है, यही हम जानने वाले हैं इस प्रश्न में। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से। तो स्टूडेंट उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। किन किन बिंदु से? तो पहला बिंदु यह है, पहला हेडिंग आप डालेंगे संपर्क प्रदान करना। आप संपर्क प्रदान करना क्या होता है उसको देखेंगे। परिवहन के साधन देश की जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, जो परिवहन के साधन भाई देश की जीवन रेखाएं हैं। ये देश के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ती हैं। बिल्कुल सही। परिवहन के साधनों द्वारा ही आवश्यक वस्तुएं दूर दूर के साधनों तक पहुंचाती हैं।
तब सही कह रहा है संपर्क प्रदान करना है। देखिए यह देश से दूसरे देश से, अगर इस देश से व्यापार इस देश से हो रहा है तो किस साधन से जाएगा भाई? साधन से ही तो जाएगा, चाहे वो हवाई जहाज से जाए, चाहे समुद्री यात्रा से जाए, चाहे रेलगाड़ी बस से जाए, ठीक है। तो इसी को भाई संपर्क प्रदान करना पहली हेडिंग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप जानेंगे कि एक इस वस्तु के यहाँ वस्तु ले जाना है तो वो भी आपका किससे कारण होगा? आपका साधन से ही यह संभव हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का विकास। अब अर्थव्यवस्था का विकास डाल के लिखना है कि परिवहन तथा संचार के साधनों के माध्यम से, परिवहन तथा संचार के साधनों के माध्यम से उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाता है तथा उनके तैयार उत्पाद रेल मार्गों तथा सड़कों मार्गों द्वारा ले जाते हैं। कृषि भी अधिकतर परिवहन पर निर्भर करती है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी हेडिंग अर्थव्यवस्था का विकास आपने डाल के हेडिंग आपको इतना लिख देना है स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी जो हेडिंग वैश्विक गांव। अब वैश्विक गांव में आपको क्या लिखना है कि सक्षम एवं तीव्र गति वाले परिवहन से आज विश्व एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जाके ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ मैं इस तरह घुमा के दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका क्लियर होता हुआ, ठीक है। 3 हेडिंग आपको लिख देना। पहला क्या? संपर्क प्रदान करना, दूसरा अर्थव्यवस्था का विकास और तीसरा वैश्विक गांव, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट आपको होगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो लघु उत्तरीय का था, लेकिन अब हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग 7 नंबर लेके मानेंगे। हम लोग दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न देखने वाले हैं जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए आप ही देख लीजिए, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं। देखिए उसी चैप्टर का बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैं तुरंत इसको उठा लिया हूं कि इसको बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, देखते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है: स्थल, जल, वायु। बिल्कुल, स्थल से जमीन से, या तो जल से, या तो वायु से, या पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को ले जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। संचार के स्थान के वे साधन जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जाता है, ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। क्योंकि पहला पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि पहला पॉइंट यह है, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है, ठीक है स्टूडेंट। यह पहला पॉइंट आपको लिख देना। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट यह है कि भारत अपने विकास, आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा है। इसका कारण अच्छे परिवहन तथा संचार के साधन है, ठीक है स्टूडेंट। फिर तीसरा पॉइंट आपको लिख देना, उसी में आप नोट करते रहिए बस, ठीक है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सकता है। और लास्ट पॉइंट आपको चौथा लिखना है कि युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है। हथियारों, गोला बारूद तथा रसद पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। अभी कोई मान लीजिए युद्ध छिड़ गया, तो युद्ध छिड़ने का कारण क्या है? तब युद्ध छिड़ गया तो वहां से जो भी वस्तुएं आपको, जो भी सुरक्षा कवच है, वो आप मशीनें हैं, चाहे जो भी आपका वगैरह सामान है, वो किससे जाएगा? आप जहाजों से जाएगा। मिसाइलें वगैरह जहाजों से छोड़ी जाती है। सब सारी चीजें किससे होती है? एक साधन तो ही है उन सारी चीजों को ले जाने के लिए। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न को, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1871 में, क्या 1872 में, क्या 1876 में, क्या 1880 में? चलिए स्टूडेंट, सबका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कि जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, आप मैच करा लीजिए, ठीक है। तो जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1871 में, ठीक है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सबने आंसर दिया होगा, कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये करा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे और वापस कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। बताइए स्टूडेंट कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। इन चार ऑप्शन में से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग मैच करा लीजिए। 1915 ईस्वी में स्टूडेंट, 1915 ईस्वी में जो हमारे महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे स्टूडेंट, ठीक है, 1915 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, बताइए। धान, बाजरा, गेहूं, मक्का, सब इसका आंसर सबको आना चाहिए, ठीक है। कौन सी रबी की फसल पूछ रहा है, सबको मालूम है कि रबी की फसल क्या है, गेहूं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर, नॉर्मल क्वेश्चन से है, सबको आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर चौथा है करा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में कि 2015 में। बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूं। तो नेपाल में स्वतंत्र लोकतंत्र की जो स्थापना हुई थी वो 2008 में हुई थी। किसमें, 2008 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, वो करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट अच्छे तरीके से। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5वें की ओर। देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। बताइए बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, कि अहमदाबाद आंदोलन। बताइए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भारत आने पर गांधी जी ने सबसे पहला अपना सत्याग्रह जो आंदोलन किया था वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे ढंग से आपने क्लियर कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया तो हम बढ़ेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं जो कि काफी ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब देखिए अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रश्न क्या बोल रहा है उसको आप नोट कीजिए। अब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था। तो देखिए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंस कह रहा हूँ ना कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद करके जाइएगा। रॉलेट एक्ट क्या था, तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। बहुत देखिए कितना खतरनाक रॉलेट एक्ट था कि किसी पर अगर आप इल्जाम भी लगा देते हैं ना, सिर्फ आपने जुर्म नहीं किया, बस उनको शंका हो जाएगा कि हाँ ये शायद कर सकते हैं ऐसा, तभी भी उनको उठाकर 2 साल की जेल में बंद कर देते थे। बहुत ही खतरनाक रॉलेट एक्ट था, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि एक पेय फसल का नाम बताइए, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कि एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं स्टूडेंट। उत्तर इसका वो होगा कि चाय। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय जो है एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हार्मोन्स और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में उगाया जाता है। चाय की खेती के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। भारत विश्व की अग्रणी चाय उत्पादक देश है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग। पहला कारण लिखिए कि जातिवाद ने देश के विभिन्न जातियों समूहों में वापसी, संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। जातिवाद ने देश के विभिन्न जातियों समूहों में वापसी, संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए क्या एक बड़ा खतरा है। और वहीं दूसरा कारण कह रहा है कि जातिवाद के आधार पर
आरक्षण की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ठीक है स्टूडेंट, ये दूसरा कारण हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने इसे बहुत अच्छे ढंग से नोट कर लिया, इसे तैयार करके जाना आपको स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरे को, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। और क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यहाँ पे आ गया है कि सार्वजनिक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। सार्वजनिक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग कि सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। रेलवे और डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर चौथे में। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या करा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा ये करा कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन उपभोक्ता दल बनाकर, उपभोक्ता आंदोलनों के द्वारा तथा उपभोक्ता सुरक्षा परिषदों को बनाकर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, तो उपभोक्ता क्या कर रहा है, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन उपभोक्ता दल बनाकर, उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा तथा उपभोक्ता सुरक्षा परिषदों के बनाकर कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पाँचवा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं, तब एग्जाम में आएगा तब मालूम चलेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्लियर। चलिए अब हम लोग कुछ लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, कह रहा है कि लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट, लाल मृदा और लेटेराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। तो उत्तर पहले आप हेडिंग डालिए लाल मृदा, और लाल मृदा हेडिंग डालने के बाद स्टूडेंट आप लिखिए इसमें, इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। इसका विकास पठारों पर पाए जाने वाले शैलों से जलवाष्प परिवर्तनों के प्रभाव से होता है। ठीक है, जलवाष्प परिवर्तनों के प्रभाव से होता है। यह मृदा उर्वर होती है और कृषि योग्य होती है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए ये आपका लाल मृदा में हो गया। अब लेटराइट मृदा किसे कहते हैं, इसको नोट कीजिए। तो लेटराइट मृदा उसे कहते हैं कि यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। इसकी ऊपरी की तह प्राय क्या होती है, सख्त होती है। ठीक है, यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। जो मृदा पाई जाती है अधिक गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। अब इसके नीचे और आपको लिखना है, यहाँ पे लिखें, और इसका जो निर्माण होता है वो निक्षालन क्रिया से होता है। किससे निक्षालन क्रिया से होता है, इसमें हम बॉक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। इस मृदा में बॉक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख लेते हैं, जो काफ़ी ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपके शो हो रहे हैं। जो इस वीडियो में आपको ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किसी कीमत पे तैयार करना है स्टूडेंट, किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। ये कई प्रकार से पूछा जाता है, सब प्रकार में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको ईमानदारी से याद करके जाना है कि भारतीय कृषि ने खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति क्यों प्रारंभ कर दी है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। या तो इस क्वेश्चन किस प्रकार पूछ लेता है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, या तो इस प्रश्न को पूछ लेगा कि भारत में कृषि क्षेत्र की समस्या क्या लिखिए। ठीक है, भारत में कृषि क्षेत्र की समस्या लिखिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, तीनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है बहुत बार। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको किस ढंग से लिखना है स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ। तो उत्तर आपको लिखना है कि भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। कौन कौन, तो पहला आपको हेडिंग डालना है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, ये पहली हेडिंग डालना है। और लिखना इसमें है आपको कि भारत की कृषि हजारों वर्षों से खेती
भारत की कृषि हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। अधिक रसायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। यही आपको भूमि की उपजाऊ शक्ति या ह्रास में आपको लिख देना है, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग डालना है आपको मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन में आपको लिखना है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। पेड़ों को काटने, पशुओं द्वारा अति चराई से पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है, जिससे भूमि खेती के योग्य नहीं रहती है स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको दूसरी हेडिंग मृदा अपरदन लिख देना है। इसके नीचे तीसरी हेडिंग आपको डालना है कि खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग, ठीक है। खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग, इसमें लिखना है कि देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरणों से खेती करता है, जिससे कम उत्पादन होता है। अभी भी किसान मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ये तीसरी हेडिंग डाल लिया। चौथी हेडिंग आपको डालना है खेतों का आकार। अब खेतों का आकार में आपको लिखना है कि भारत में अभी भी किसान गरीब हैं, उसके खेतों का आकार छोटा है तथा उत्तराधिकार कानून के अनुसार खेतों का आकार और भी छोटा हो जाता है, जिससे खेत की आर्थिक रूप से अलाभकारी हो जाते हैं। ये चौथा हेडिंग में लिख देना। फिर पांचवा हेडिंग आपको डालना है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। अब सिंचाई सुविधाओं का अभाव में आपको लिखना पड़ेगा कि जल की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में कमी आई है, भूमिगत जल के भंडार में कमी आती जा रही है। परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं। इसमें सीमांत और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पांचवी हेडिंग में आपको ये लिख देना है कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव। फिर छठवां आपको लिखना है अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं में आपको लिखना है कि अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं तथा बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार किसान दोहरा नुकसान उठाते हैं। एक तो कृषि लागत के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं तथा दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए फिर आपको लिखना है, इसमें देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, जिसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपको लिखना है आगे कि आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों को स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। भारत में जलवायु विभिन्नता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपभोग किया जा सकता है। अब जाकर कंप्लीट हुआ। 7 नंबर आपको फ्री में नहीं देगा एग्जाम। आपको क्वेश्चन भाई बड़ा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना समझ रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर तो इसे फ्री में मिलता नहीं कि आपको तुरंत दे देगा। तो स्टूडेंट ये आप जाके कंप्लीट हो। इस वीडियो में इतना मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया स्टूडेंट। वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट? वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।